r which flows through the pipe in 1 hour is equal to फॉर्मूला लगाइएगा पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू डालो 22/7, रेडियस की वैल्यू डालो 7/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h। h कितना है 15,000 मीटर। सब कुछ मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/100 मल्टीप्लाइड बाई 7/100 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 1 7 से 1 7 कट गया। उसके बाद 22 इंटू 7 कर दो 22 इंटू 7 कर दो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 154 154 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 10। तो इसको भी कर दीजिए मल्टीप्लाई। 15 4 जा 60, 6 कैरी आ गया, 15 5 जा 75 और 6 81, 8 कैरी आ गया, 15 1 जा 15 और 8 23, 2310 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 कट गया। तो कितना हो गया 231 मीटर क्यूब। तो 231 मीटर क्यूब। तो जितना पानी इसमें से निकलेगा उतना पानी ही तो इसमें इकट्ठा होगा। इसमें से मान लो 2 लीटर पानी निकल गया, वो 2 लीटर यही तो इकट्ठा होगा। तो हम ये कहेंगे कि 231 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप in 1 hour. It implies that 1 meter cube of water flows through the pipe in 1 upon unitary method कर रहा हूँ 1 upon 231 hour। समझ गए मेरी बात भाई? जो चीज़ मुझे निकालनी, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम आप ये देख लीजिए 231 मीटर क्यूब कितनी देर में फ्लो कर रहा है? 1 घंटे में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब कितनी देर में फ्लो कर जाएगा? ये 231 या डिनोमिनेटर में आ गया। तो 462 कितनी देर में फ्लो कर जाएगा? 462 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 घंटे में कितना फ्लो 1 मीटर क्यूब कितनी देर में फ्लो कर रहा था? इतने में। तो 462 कितने में करेगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो 231 2 जा यानी कि 2 आवर्स। तो 2 आवर्स इसका आंसर है। सही है जी, समझ गए? अब वो दूसरा वाला जो कल भेजा था वो देख लीजिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन और भेज रहा हूँ आप लोगों को, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक फ़ोटो शेयर करिए ग्रुप पर, एक फ़ोटो शेयर करिए। देखने से एट अ ग्लांस आपको थोड़ा आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आसान है नहीं, बस एक छोटा सा लॉजिक लगेगा उसमें, फिर आसान हो जाएगा। देखो जरा क्या है, ये तो समझ में आ गया पक्का? चलिए जी, अब डन करता हूँ दूसरा वाला। अब देखिएगा, ये जो फिगर अभी क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें क्या है? द फिगर बिलो M and N are the centers of 2 semicircles having radii 9 cm and 16 cm respectively. ST is a common tangent. ST एक कॉमन टेंजेंट दे रखी है, तो 2 सेमीसर्कल बनाने हैं, 2 सेमीसर्कल बनाने हैं। इसमें देखिएगा कैसे करेंगे इसको।
एक तो छोटा सेमी सर्कल है, ठीक है। हाँ, एक बड़ा सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से एक टेंजेंट गुजर रहा है जो कॉमनली दोनों पर टेंजेंट है। ये है S, ये है T, ये वाला पॉइंट है P, ये है Q, और दोनों सर्कल्स के सेंटर दे रखे हैं M और N। अब जो ये सर्कल सेमी सर्कल्स हैं, इनका रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो ये तो 9 है, 9 M से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ, और ये 16 है, 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, मुझे PQ की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ड्रॉ अ रफ फिगर, शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजंस। ये दे रखा है, तो मुझे PQ की लेंथ निकालनी है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। हम ये जानते हैं कि कोई भी मुझे सर्कल दे रखा हो, सर्कल पर अगर टेंजेंट होता है ना, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से M से P को ज्वाइन कर दिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। फिर N से Q को ज्वाइन कर लिया ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन। ये दो एंगल 90 डिग्री के हो गए, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, ये तो 90 डिग्री के होंगे ही होंगे। उसके बाद एक तीसरा एंगल और 90 डिग्री का मिल जाए, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। क्वाड्रिलेटर में तीन अगर एंगल 90 डिग्री के हो गए, चौथा अपने आप 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम ये कहेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम M से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, फ्रॉम M ऑन NQ, फ्रॉम M ऑन NQ। तो ये और इसको आप बोल दीजिए R, इसको आप R बोल दीजिए, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो क्लियरली द फोर्थ एंगल PMR, द फोर्थ एंगल इन द PMR ऑफ क्वाड्रिलेटर का सिंबल ये होता है, एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं ऐसे, क्वाड्रिलेटर MRQP इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। चौथा एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। Therefore, जब चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो एक चीज़ समझ में आती है मेरे को कि दिखाई भी दे रहा है कि ये जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल जो है, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर है, ये रेक्टेंगल बनेगा, इसको स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, Therefore MRQP इज अ रेक्टेंगल। इज अ रेक्टेंगल। अब ये जो MP है, ये भी तो 9 सेंटीमीटर है, ये 9, तो ये जो RQ है ये भी 9 हो जाएगा। और N से लेकर Q तक की लेंथ कितनी थी, इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा, 7 सेंटीमीटर। 9 + 7 16 होगा। तो हम ये कहेंगे ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री इन ट्राइंगल NRM। इन ट्राइंगल NRM, NR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड पूरी की पूरी हाइपोटेन्यूज, यानी कि MN इज इक्वल टू MN का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो NR कितना है, 7, लिखिएगा 7 का स्क्वायर, और MR मुझे नहीं पता कितना है,
इज इक्वल टू mn मैं जानता हूँ कितना हो गया 9 + 16 यानी कि 25 और 25 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू 625 ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं mr स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 तो mr स्क्वायर इज इक्वल टू 576 ठीक है। तो mr कितना हो गया √576 तो mr इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जब ये mr 24 है तो ये जो PQ है ये भी तो 24 ही होगा यही पूछ रहे थे PQ की लेंथ 24 सेंटीमीटर ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा हिंट है इसमें बस ये याद रखना कि यहाँ से एक आप कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे ये 90 है ये 90 है परपेंडिकुलर ड्रॉप ही इस वजह से करा है तीसरा 90 डिग्री होती है चौथा अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा रेक्टेंगल बन गया। फिर इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ mr की वैल्यू आ गई जो mr की वैल्यू होगी वही PQ की वैल्यू ठीक है। अच्छा जी और देखता हूँ सर मैं आप कर ही पाएंगे सर कर एक कम लगेगा कल अभी देखता हूँ। अच्छा मुझे 2 क्वेश्चन भेजे थे उसमें दूसरा वाला वही हैंड रिटन वो भी करवाता हूँ मैं पहले क्वेश्चन ग्रुप पर भेज रहा हूँ जरा देखिएगा। मैंने ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा है और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर standing on a level plane is found to be 2x meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 45 degree. Prove that the height of the tower is x into √3 + 1 meter. देखिएगा जो क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2x meters longer when the sun's altitude is 30 degree. sun's altitude is 30 degree का मतलब क्या है कि जिस जगह से द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर तो हम एक काम करते हैं ये टॉवर है और ये ग्राउंड है तो सन अगर यहाँ पर है इस जगह पर है सन तो सन को हम थोड़ा दूर से देखेंगे तभी मेरे को सन यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए टॉवर इतना ऊंचा नहीं है टॉवर यहाँ पर ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब सन यहाँ पर है तो मुझे सन को अगर पूरा का पूरा देखना है तो अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे सन नहीं दिखाई देगा मेरी लाइन ऑफ साइट ऐसे सीधी चली जाएगी। यहाँ खड़ा होऊंगा तो भी मेरी लाइन ऑफ साइट ऐसे चली जाएगी सन को टच नहीं करेगी लाइन ऑफ साइट। तो सन को देखने के लिए मैं धीरे धीरे दूर होना पड़ेगा किससे टॉवर से। तो जब हम किसी भी चीज़ को टॉप पर किसी भी चीज़ को देखने के लिए जब हम दूर हटते हैं तो जब हम दूर हटते हैं तो हमारा जो एंगल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो एंगल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम दूर हैं तो उस दौरान इस टॉवर की ये पूरी की पूरी जो है ये शैडो की इतनी लेंथ आ जाएगी। तो ये कब की बात है जब उसका एंगल है 30 डिग्री ठीक है। चलिए जी तो ऑल्टीट्यूड ऑफ सन्स when the sun's altitude is 30 degree तो 30 डिग्री है the length of the shadow of a tower standing on a level plane is found to be 2x meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 45 degree 2x meters longer
तो 45 डिग्री यहाँ पर होगा। डिग्री मान लीजिए यहाँ पर। तो 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री पर जो उसकी शेडो है, अच्छा ये जो टॉवर है, टॉवर की हाइट को तो फिक्स कर दिया h। 45 प्लस सूरज को भी थोड़ा पीछे होना चाहिए। तो 45 सूरज को भी थोड़ा पीछे होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट। हाँ, तो ये थोड़ा उस टाइम यहाँ पर आएगा, तब ये यहाँ पर आएगा। तो मैंने तो ये आपको बनाकर दिखाया, फिगर में बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं। क्योंकि जितना हम ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो हमारी लाइन ऑफ साइट ज़्यादा ऊपर जाएगी, यानी कि सूरज उस टाइम ऊपर होगा। ठीक है, 45 डिग्री ये हो गया। तो यहाँ पर जो उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है तो आपने y मान लिया, और 30 डिग्री के केस में जो लेंथ ऑफ शेडो है वो उन्होंने बोला 2x मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। 45 डिग्री पर उसकी लेंथ ऑफ शेडो y थी, तो 30 डिग्री पर उसकी लेंथ ऑफ शेडो कितनी हो जाएगी, 2x मीटर्स लॉन्गर, तो y में 2x ऐड हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ ऑफ शेडो है इसमें 2x मीटर लॉन्गर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2x। अब क्या करिए, ये है ना a, इसको बोल दीजिए b, इसको बोल दीजिए c, और इसको बोल दीजिए d। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। हाँ जी, AB कितना है h, और BC कितना है y। ठीक है, y को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू h। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, तो ABD ट्रायंगल पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। AB अपॉन BD, तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है h, अपॉन BD कितना है y प्लस 2x। y प्लस 2x। अब देखते हैं जरा, प्रूव क्या करने के लिए बोल रहे थे, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज x into √3 + 1 मीटर। हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट ऑफ द टॉवर क्या है h। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि मुझे h निकालना है, तो h के लिए हम क्या करेंगे, h को जहाँ पर भी y है y को h के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन y की जगह आप रख दीजिए यहाँ पर h प्लस 2x। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो h प्लस 2x इज इक्वल टू h√3। ये हो गया। क्या करिए, इस h को इधर ले आओ, h माइनस h√3 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब एक काम करते हैं, माइनस हटाना है यहाँ से, क्योंकि प्रूफ में मुझे माइनस लेकर नहीं आना, तो -1 कॉमन ले लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2x। तो माइनस से क्या फ़ायदा हुआ, माइनस से माइनस कट गया। मुझे प्रूफ में नेगेटिव साइन नहीं चाहिए था, तो पहले ही हटा लो उसको। अब यहाँ से h ले लिया कॉमन, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 2x। ये हो गया, तो h कितना हो गया, 2x अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मुझे अंडर रूट वाला टर्म नहीं चाहिए होता, तो इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। और प्रूफ में भी मुझे √3 + 1 लेकर आना था, तो मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया √3 + 1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली मैंने न्यूमरेटर में भी कर दिया √3 + 1 से मल्टीप्लाई। तो अब a - b × a + b करेंगे, तो a² - b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो h इज इक्वल टू 2x into
रूट 3 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया x इंटू रूट 3 प्लस 1 बीटा। बोलिए क्लियर, समझ गए, यही चीज़ प्रूव करना है। ठीक है ठीक है। एक और देखिएगा, देखिएगा ये भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल ए ड्यू साउथ ऑफ द टॉवर इज अल्फा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ द टॉवर इज बीटा। इफ ए बी इज इक्वल टू डी show that the height of the tower is d upon cot square alpha plus cot square beta, height of the tower। चलिए यहाँ पर दो डायरेक्शन दे रखी हैं, साउथ दे रखा है और एक ईस्ट दे रखा है। तो किस तरह से करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टॉवर इज अल्फा। टॉवर का साउथ एक तरफ हो जाएगा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ द टॉवर, साउथ और ईस्ट। अगर क्या बोल रहे हो, फिगर 3D हो, मुझे समझ फिगर दे रखी है सर मेरे हिसाब से फिगर 3D बनेगी। हाँ फिगर 3D में बनेगी, वो तो मैं समझ गया क्योंकि एक साउथ है और एक ईस्ट है, तो ठीक है समझते हैं। ये इस तरीके से होता है कि इस तरफ तो है ईस्ट, इस तरफ है वेस्ट, और जो नॉर्थ है, नॉर्थ है अंदर की तरफ और साउथ है बाहर की तरफ, है ना। अब इस तरीके से समझिएगा इसको ऐसे समझना कि जब भी हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट तो ऐसे हो गया जैसे कि ये पेन रखा हुआ है, और नॉर्थ और साउथ ना इस तरह से दिखाया जाता है किस पर, जो मैप होता है, और मैप को ऐसे टांगा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ हो गया और ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। इसी तरह से ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। मतलब कोई भी डायरेक्शन अगर हम लेते हैं, जो अगर मान लो मैं नॉर्थ और साउथ बोलूँ तो नॉर्थ और साउथ तो बिल्कुल अपोजिट हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में तो बनेगा पूरा 180 डिग्री का एंगल। ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल अपोजिट हो गए तो इनके बीच में बनेगा 180 डिग्री का एंगल। लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट, इसके बीच में 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्थ ऐसे है, हमने देखा कि नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, तो अगर मैप जो दीवार पर टांगा जाता है तो उसमें तो ऐसे बनेगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है कि नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ बाहर की तरफ, ईस्ट इधर वेस्ट इधर। तो ऐसे भी अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो यहाँ पर मुझे ना दो डायरेक्शंस दे रखी हैं। एक डायरेक्शन दी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टॉवर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअल नॉर्थ और साउथ बनाने की बजाय मुझे ज़रूरत यहाँ पर किस चीज़ की है
एक तो ईस्ट की और एक साउथ की। तो मुझे एक तो इसकी ज़रूरत है साउथ की और एक इसकी ईस्ट की ज़रूरत है। मैं ये जान चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए ये टॉवर है ए बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ, ड्यू साउथ। तो अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा टॉवर ऐसे है, हमारा टॉवर ऐसे है और साउथ से हम इस टॉवर के टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो अल्फा बन रहा है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? उन्होंने कहा है कि साउथ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो अल्फा बनेगा और ईस्ट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन करा, ईस्ट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बीटा बनेगा। समझ गए? तो इसका मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में कहीं पर वो टॉवर है। ये बता दीजिए ये सबको समझ में आया कि नहीं? ये वाला बताइए। देखिए ऐसा है कि नॉर्थ होगा अंदर की तरफ, साउथ होगा बाहर की तरफ। ईस्ट में और साउथ में दोनों में टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। जब एक तरफ हम साउथ से उस जो टॉवर है उसके टॉप को देखते हैं और एक तरफ हम ईस्ट से उसके टॉवर के टॉप को देखते हैं, तो जब ईस्ट से देखते हैं तो एंगल बनता है बीटा, जब साउथ से देखते हैं तो एंगल बनता है अल्फा। यही दे रखा है, उन्होंने बोला है कि ड्यू साउथ ऑफ द टॉवर इज अल्फा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ द टॉवर इज बीटा इफ ए बी इज इक्वल टू डी। अब ए बी जो है ये ए है और ये बी है, ऐसे दे रखा है। उन्होंने बोला है कि ए बी अगर डी के इक्वल है, अब जरा सोच लीजिए, हमने क्या करा, साउथ इस तरफ है, इसको मान लो साउथ, बल्कि ऐसे ना मान कर ये वाला पॉइंट हो गया ए, जिसको हमने साउथ पर माना है। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो निकल के आ रहा है अल्फा, और ऐसे ही इस तरफ बी है, बी क्या है, ईस्ट है, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आ रहा है बीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इफ ए बी इज इक्वल टू डी, अब वो बोल रहे हैं कि अगर ए और बी को ज्वाइन कर दिया जाए वो स्मॉल डी है, तो कह रहे हैं कि कॉट स्क्वायर अल्फा अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। ये साउथ वाला यहाँ से अल्फा, ठीक है, कॉट स्क्वायर अल्फा। इसका तुम्हारे पास सॉल्यूशन है क्या? किसने भेजा था डाउट? अनुष्का? चलिए एक काम करते हैं, अभी इसको होल्ड पर डालता हूँ, मैं देख कर बताऊंगा इसको क्या है, ठीक है सर? सेक्शन को पास करना। देखो देखो, मैं इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं वो देखता हूँ जरा। इसको अभी जरा छोड़ते हैं क्वेश्चन को, टाइम लगेगा इसमें, तो इसको मैं सोच कर बताऊंगा कैसे मेन करना है। पॉइंट में आ सकता है। कौन सा? मेन पॉइंट में आ सकता है। डेसिमल में। हाँ आ सकते हैं। एक क्वेश्चन फॉरवर्ड करा है, जरा देखना, एबी का है ये क्वेश्चन।
अभी बता दूंगा, बस रख लो, मैं अभी बता दूँ। देखिए एक क्वेश्चन भेजा है आपको, इसमें है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, अच्छा ये तो एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, as shown in figure. ठीक है, फिगर इसमें दे दी रखी, मैं आपको बताऊंगा क्या है. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो देखो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई बात नहीं. एक्सरसाइज 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. तो centers alternately successive semicircles with centers alternately at A and B. तो एक तो A ले लिया A, और यहाँ से हमने क्या करा, ये 0.5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.5 सेंटीमीटर. तो 0.5 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया और रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल बना दिया ऐसे. ठीक है, सेमी सर्कल जैसे ही बना तो अब हमारा जो सेंटर है अब वो शिफ्ट हो जाएगा बी पर. ठीक है, वो बी पर शिफ्ट हो जाएगा. तो अब आप ये देखो, ये वाली लेंथ भी 0.5 हो गई. तो अब बी को सेंटर मानते हुए और फिर एक सेमी सर्कल बनाना है. तो 0.5 बी को सेंटर मानते हुए, और ये हमारा रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर एक और सेमी सर्कल बनाएंगे. वो सेमी सर्कल इतना बड़ा बन गया, समझ गए भाई. पहले ए को सेंटर लिया, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस था, तो सेमी सर्कल यहाँ बनकर खत्म हो गया. फिर हमने क्या करा कि बी से ए पर कर दिया हमने, सॉरी पहले ए को लिया था सेंटर, तो ए को सेंटर लिया और ऐसे सेमी सर्कल बना दिया, बन गया. फिर बी पर आ गए, अब बी को सेंटर लिया, तो ये अब पूरा रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर मानते हुए अब ऐसे सेमी सर्कल बना लिया. तो अब यहाँ से और यहाँ तक वाली लेंथ कितनी हो गई, ये 0.5 0.5 1, तो अब ये हो गई 1 सेंटीमीटर. अब वापस से ए पर पहुँच जाओ, पहले ए पर थे सेमी सर्कल बनाया, फिर बी पर थे दूसरा सेमी सर्कल बनाया, फिर से ए पर पहुँचना है. ऑल्टरनेटली ए बी ऐसे करते रहना. अब वापस ए पर पहुँचे, तो ए से और इस कोने तक का कितना लेंथ हो गया 1.5. तो 1.5 को रेडियस मानते हुए अब एक और सेमी सर्कल ऐसे बनाना है. तो ये इस तरीके से आपके सेमी सर्कल बनते चले जाएंगे. तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स. तो ये एक ऐसा स्पाइरल है जिसका गोला बार बार बढ़ता ही जा रहा है. इस तरीके का सेमी सर्कल है ये. तो आप ये देखिएगा, उन्होंने बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स. तो हम ये कहेंगे कि पहले वाला जो सेमी सर्कल है, ये पहला सेमी सर्कल, तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ को आपने मान लिया L1 मान लिया पहले सेमी सर्कल की लेंथ को. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू L1. तो ये कितना हो गया 2 पाई r होता है. तो r कितना 0.5, तो 2 पाई इंटू 0.5 इतना ही छोड़ दिया इसको. या चलो कर दो, पाई हो गया ये 2 इंटू 0.5 1 हो गया. तो ये कितना आ गया पाई सेंटीमीटर. उसके बाद आप नोट करिएगा लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल L2 इज इक्वल टू 2 पाई, जो सेकंड सेमी सर्कल है. तो पहले हमारा A था, तो A से ये बन गया. अब हमारा B है सेंटर, तो ये वाला L2, तो L2 में हमारा रेडियस कितना हो गया था 1 सेंटीमीटर. तो 2 पाई इंटू 1, तो 2 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 2 पाई सेंटीमीटर. ठीक है, गलत. सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा पाई आर होगा, 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा. तो 0.5 पाई, समझ गए मेरी बात. 2 पाई आर सर्कल का होता है, तो मैंने गलती से 2 पाई आर लिख दिया, तो 0.5 पाई. तो यहाँ पर पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर. अभी क्लियर.
ठीक है। अब इसी तरीके से लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल यानी कि L3 बोल दो सीधा सीधा, तो वो हो जाएगा पाई इंटू 1.5 यानी कि 1.5 पाई सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles? तो क्लियरली L1 L2 L3 डॉट 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 मेरे को कहाँ तक जाना है? L13 तक जाना है, 13 सेमी सर्कल तक। फॉर्म्स एन एपी, फॉर्म्स एन एपी, एपी बन जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। पाई माइनस 0.5 पाई करेंगे कितना आ जाएगा? 0.5 पाई। 1.5 पाई माइनस पाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 0.5 पाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक एपी बन गया, वेयर ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है? 0.5 पाई सेंटीमीटर, एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी 0.5 पाई ही है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? फर्स्ट टर्म भी 0.5 पाई और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होगी 0.5 पाई। तो हम क्या करेंगे, मेरे को टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे? S13 फॉर्मूला क्या होता है? सम करना है ना, सबका एडिशन करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हाँ जी, n कितना है? 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू डी कितना है? अगेन 0.5 पाई। 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। प्लस 13-1 कितना हो गया? 12, ठीक है। तो 12 इंटू 0.5 पाई। हाँ, एसएन के फॉर्मूले से सीधा सीधा। हाँ बेटा 1 मिनट वेट करिए बस, 1 मिनट। ठीक। कोई आएगा
फोन कटिंग्स हो जाता है फिर मेरे पास RS से करता तो आ जाता है RS से कर नहीं करना जैसा ये जनरेशन में हाइकोर्ट कर रहा है बहुत कुछ डाल रखा कोई मूवी टू की बात कर रहा है ऐसे ना पतला सा है पीछे से पीछे गॉड ऑफ इसकी तो बात कर रहा हूँ एक्चुअली में फीमेल है उससे जो उसका डिजाइनर है उसने फीमेल नाम है लुक है जी इजी वर्ड है नेक्स्ट टाइम बन जाता है नेक्स्ट टाइम पर आया है क्या है इसकी बिल्ली लाल बड़ी निकाले सबसे पावरफुल लोअर वाइज तो हमारे केस दैट्स वाइज तो रिटर्न मैच रिटर्न हाँ म्यूट हो पड़ेगा ये पता समझ लोअर वाइज कॉन्फिडेंस है बहुत आगे आता है बट वैसे समझा किसे सोचते हैं
इसकी बात अरे जैसे उन्होंने डिस्क्राइब करा ये तो वो कैरन भी सर कंफ्यूजन वो स्पीड वाले जो थे हाँ देख और फोन और आंसर देख कौन सा है? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ आयुष्मान बताओ। सर मैंने मिला? देखा था पहले वाले का। ये अच्छा आंसर पूछ ही लेते हैं सर देख सर ये 23 अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जो तुम कल पूछ रहे थे कि अगर वो 5 किलोमीटर वो स्पीड कम हो जाती है इसमें जो कर रखा है इन्होंने वो है ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड ये जो सैंपल पेपर में भी कैसा रेट से क्वेश्चन आता है उसमें इन्होंने कर रखा है न्यू स्पीड माइनस ओरिजिनल स्पीड तो ये कैसे ये कब कब होता है आपको क्या करना है इन्होंने बोला फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को एक्स मानना और फिर करना वो क्वेश्चन को आगे करना तैयारी ठीक चल रही है तुम्हारी बड़ा शांत हो 2 दिन से सर वो 60 लाने की